DSSB का PGT का पेपर है शिफ्ट 1 का, जो जुलाई में हुआ था, उसको डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये भी देखा कि कौन सा सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिसके हमने सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन और जो हमारा 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, उसमें से हमने लगभग 80 प्रश्न देख लिए थे। बाकी के 120 बचे प्रश्न अब हम देखेंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। तो उसी का पार्ट 1 है जिसमें हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। डिसिप्लिन 4 तक हम कर चुके थे, डिसिप्लिन 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। मुझे आज ही यह कार्य पूरा करना है, इसमें कौन सी क्रिया है ये हमें बतानी है। आपने देखा, मैंने आपको बताया था, आपने देखा भी होगा पिछली वीडियो में, प्रश्न जो है, जो व्याकरण है उससे भी आपके अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। तो अपनी व्याकरण भी बहुत अच्छे से रखें और साहित्य का पोर्शन भी रखें। सिलेक्शन लेना आपके लिए आसान हो जाता है अगर आप इसके पैटर्न को समझ जाते हैं। क्योंकि देखिए DSSB का जो सिलेबस है उसको लेके हमेशा असमंजस रहती है, क्योंकि अपना सिलेबस नहीं देते हैं। तो आपको इनके प्रीवियस ईयर पेपर से पैटर्न लेना होता है, जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, एक बार उसको देख लीजिएगा ज़रूर। तो मुझे आज ही यह कार्य पूरा करना है, इसमें जो है आपकी है कालवाचक विशेषण है, इसमें आपका कालवाचक विशेषण है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है। इस नहीं वर्ड को देखेंगे ध्यान से, इसमें जो लेख है ये भाववाचक संज्ञा का भेद नहीं है। भाववाचक संज्ञा में पांडित्य, सफलता, उतराई ये है। लिखाई अगर होता तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन ये लेख है तो ये भाववाचक आपकी संज्ञा नहीं है। जिन शब्दों में प्रयोग अनुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे क्या कहलाते हैं? तो उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं, जिनमें कुछ परिवर्तन होता है। देखिए, विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, अविकारी वो होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सर्वनाम है वो हमारा अविकारी में आता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का भेद नहीं है। फिर से एक देखेंगे, भाववाचक संज्ञा से है ये, तो इसमें जो जीना है ये भाववाचक संज्ञा का भेद नहीं है। सामीप्य, बिक्री और ऊपरी जो है ये भाववाचक संज्ञा के भेद है। जल्दी से हम प्रश्नों को देख लेंगे ताकि आप इसकी प्रकृति को समझ सकें। 1 लीटर दूध मिल जाता है तो खीर बन जाती है। इसमें हमें देखना है कि विशेषण का भेद कौन सा है। इसमें निश्चित परिमाणवाचक है क्योंकि 1 लीटर बोला है। अगर बोलते कुछ दूध मिल जाता है, नहीं दिया होता कि कितना दूध, तो निश्चित नहीं हो के अनिश्चित हो जाता। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समाप्ति बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है, यानी कि वो क्रिया पूरी हो गई है, समाप्त हो गई है, तो उसको कहते हैं समाप्ति बोधक। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो यह हमारी जगह है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो यह वर्ड है ये हमें बिल्कुल इंडिकेट करके बता रहा है कि इस वाली चीज़ की हम बात कर रहे हैं, इस जगह की बात कर रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। अगर सार्थक नहीं है तो वो पद कैसे कहलाएगा? जितने भी हम कोई भी एक सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो इसमें एक एक शब्द है, उसका अर्थ है और वो आप समझ पा रहे हैं, तो ये सार्थक शब्द है। जो भी वाक्य में यूज हो रहे तो इनको हम पद कहेंगे। उद्देश्य और विधेय रिक्त स्थान के अंग है, तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। इसकी तलाशी लो और समान मिल जाएगा, ये आपका संयुक्त वाक्य है। देखिए, हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ प्रश्नों की प्रकृति देखनी है, जिससे हम अपनी उसी तैयारी को हम अपना सही मार्क दे सकें कि किस मार्क में हमें तैयारी करनी है। तो फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी को वीडियो की स्पीड जो है वो धीमी लग रही है तो आप बढ़ा के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें उद्देश्य देखना है। शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया। इसमें जो शेर ने है ये हमारा उद्देश्य है, और जो ये बाकी भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया ये हमारा विधेय है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से निम्न मिश्र वाक्य को पहचानिए। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, ये आपका मिश्र वाक्य है। रचना के आधार पर
वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन से। निम्नलिखित वाक्यों में विधेय का सही विकल्प चुनिए। आसमान में काले बादल छा गए, तो काले बादल छा गए ये आपका विधेय है और आसमान में ये आपका है उद्देश्य। उद्देश्य विधेय से भी आप देख रहे हैं कई क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। जहाज क्षतिग्रस्त हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया, ये आपका संयुक्त वाक्य है। ये जो हैं ये बोर्ड ने माने हैं तो बिल्कुल ही ऑथेंटिक हो जाते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। शादी में जो प्रबंध है वह काफ़ी गलत है, यह आपका मिश्र वाक्य है। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता हैं, हमारे प्रिय नेता हैं, ये आपका विधेय है। इसमें विधेय पूछा है, महात्मा गांधी जो है वो हमारा उद्देश्य हो जाता है। मिश्र वाक्य पहचानना है। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वैसे ही हम टहलने निकल गए, ये आपका मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो सीमांत का विकल्प होगा आपका सीमा जमा अंत। ये आपके 20 प्रश्न होते हैं। इन 20 प्रश्नों में आपने देखा होगा उद्देश्य, विधेय, आपका 1-2 प्रश्न आपके सर्वनाम से, संज्ञा से और बाकी आपके वाक्य से प्रश्न बने हैं। तो ये आप एक तरह से अगर आप ये 2-3 टॉपिक कर लेते तो 20 प्रश्न तो आपके पक्के हो जाते हैं। बात करते हैं हम अगले 20 प्रश्न की। डिसिप्लिन 6 की ओर चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद का विकल्प है। देखिए अभी जब वो डिसिप्लिन खत्म हो रहा था उसमें भी एक संधि का आया था, दूसरा ये क्वेश्चन भी संधि का है। देखते चलेंगे कितने क्वेश्चन बनते हैं संधि से। तो शरणार्थी का होगा चरण जमा अर्थी। एक और संधि का प्रश्न है, इसमें चरणामृत की संधि होगी चरण प्लस अमृत। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के भेद बताएंगे। ये भी संधि है। देखिए नाविक में ये पूछा गया अयादि संधि है, कौन सी संधि है, इस तरह से। तो आप देखेंगे संधि से आपके कई क्वेश्चन बन गए हैं। एक पहले था वो उस वाले में, और 1, 2 और ये आपका 3 प्रश्न अभी हो गए हैं। चौथा प्रश्न ये भी संधि से ही है आपका। पितृ जमा इच्छा, तो ये होगा पितृइच्छा। और उसके बाद देखते हैं 5वां प्रश्न भी आपका संधि से है। देखिए 5 प्रश्न आपके संधि से हैं लगभग। उल्लेख, तो उत धन लेख, ये आपका हो जाता है। फिर 6वां प्रश्न भी आपका संधि से है। वर्णों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 7वां प्रश्न भी आपका संधि से है। संधि विच्छेद का सही विकल्प बताना है। सत जमा मित्र, इसमें आपका आएगा सन्मित्र। और ये 8वां प्रश्न भी आपका संधि से है। निहि जमा ठुर, तो इसमें आपका आ जाएगा निष्ठुर। उसके बाद आपका 9वां प्रश्न भी आपका संधि से है। इसमें आपसे पूछा है गुण संधि का सही विकल्प बताना है, तो पुरुषोत्तम में आपकी गुण संधि है। 10वां प्रश्न भी आपका संधि से है। राज जमा ऋषि, तो राजर्षि। देखिए लगभग 10 प्रश्न आपके संधि से आपको मिलते हैं। 10 प्रश्न आपके संधि से, ये बहुत ही बड़ा मार्जिन है। तो आप इस संधि को अच्छे से, बहुत अच्छे से कर जाएं, जिससे कि आपका ये 10 प्रश्न आपके कम से कम पक्के हो जाएं। देखिए मैंने कहा ना आपसे, व्याकरण का काफ़ी अच्छा मार्जिन है इसमें, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं श्रावकाचार में दोहों की संख्या कितनी है? श्रावकाचार में 250 दोहों की संख्या है। अकबर के बारे में जानकारी देने वाली कौन सी एक ऐतिहासिक रचना है? आईने अकबरी में अकबर के बारे में जानकारी है। केशवदास की रचना नहीं है। शकुनावली केशवदास की रचना नहीं है। इसके अलावा विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ये केशवदास की रचना है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि शकुनावली किसकी रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान की अमर कृति है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की है, सभी जानते हैं, जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, जिस पुस्तक का अध्ययन हम करते आ रहे हैं हर एग्ज़ाम के लिए। निम्न में से कौन सा एक संस्करण महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो वे जीते कैसे हैं ये नहीं है, बाकी पथ के साथी, स्मारिका और मेरा परिवार, ये उन्हीं के हैं, महादेवी वर्मा जी के। प्रसाद युग से पूर्व मैथिली शरण गुप्त का कौन सा नाटक आया था? प्रसाद
युग से पूर्व जो मैथिली शरण का आया था वो आया था आपका चंद्रहास। देखिए इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको देखने में भले ही बहुत साधारण सा लग रहा है पर ये अपने आप में जटिल प्रश्न है, यही आपकी मेरिट को अप एंड डाउन करते हैं। इसमें प्रसाद युग से पूर्व मैथिली शरण गुप्त का कौन सा नाटक आया था, तो ये एक बहुत ही डीप पूछा हुआ क्वेश्चन है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस तरह भी आप अपने प्रश्नों पर ध्यान दें। जो आपके प्रसिद्ध रचनाकार हैं उनकी रचनाओं का जो समय है उसको भी थोड़ा ध्यान में रख के चलें। वैसे सभी का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती, जो ऐसे राइटर हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, इनके कुछ नाटक प्रसाद युग से पूर्व भी आ रहे हैं, कुछ प्रसाद युग के बाद भी आए होंगे, इसीलिए इनके ये इम्पॉर्टेंट हो जाते। तो ऐसे रचनाकार जो दोनों युगों में रचनाएं जिनकी हैं उनका तो समय आप ज़रूर ध्यान रखें। एक बूंद सहसा उछली बहुत ही विख्यात है ये रचना, तो यात्रा संस्मरण किसका है, ये अज्ञा जी का। मृगनयनी किसका उपन्यास है, तो ये वृंदावन लाल शर्मा जी का उपन्यास है। किस कवि की दानशीलता की तुलना कर्ण की दानशीलता के साथ की जाती है, तो रहीम की जो दानशीलता है उसकी तुलना की जाती है कर्ण के साथ। पृथ्वीराज रासों में वीर रस के साथ कौन सा रस है, श्रृंगार रस। तो ये आपके 20 और प्रश्न हो जाते हैं। डिसिप्लिन 7, सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना कौन सी है, तो प्रवाद पर्व जो है सीता वनवास से संबंधित है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि प्रवाद पर्व किसकी रचना है। कौन सा एक कविता संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नहीं है, तो आमने सामने जो है ये सर्वेश्वर द्वारा रचित नहीं है। बाकी जो काठ की घंटियां हैं, कुआवनो नदी और खूटियों पर टंगे लोग, ये आपने अपने एमए के पाठ्यक्रम में तीनों रचनाएं पढ़ी होंगी। कौन सी बोली का कोई साहित्य नहीं है, तो बघेली का कोई साहित्य नहीं है। हरियाणवी में, भोजपुरी में, मैथिली में साहित्य हैं, बघेली में नहीं है। निम्न में से कौन सा भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है, तो पदार्थ विज्ञान जो है ये भाषा विज्ञान का विभाग नहीं, बाकी ध्वनि विज्ञान, स्वनिम और पद विज्ञान ये तीनों ही आप अपनी व्याकरण में इनका अध्ययन करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। आप कमेंट करके बताएं कि इसकी स्थापना किस सन में की गई थी। किस तिथि को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसी दिन हम अपना हिंदी दिवस भी मनाते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो कि एक हिंदी सेवी संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना 1936 में हुई। ये प्रश्न भी अपने आप में जटिलता रखता है, तो ध्यान में रखिए इस तरह के प्रश्नों को। यही आपके प्रश्न हैं जो मेरिट को अप एंड डाउन करेंगे। हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था, तो हिंदुस्तान जो था वो आपका इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का पत्र था। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की, तो ये भारत सरकार ने की। निम्न में से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है, तो सिंधी आपकी द्रविड़ भाषा नहीं है, बाकी कुडखू, तुलु और मलयालम आपकी द्रविड़ भाषा है। भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। किसके द्वारा लिखित वाक्य है, ये श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखित वाक्य है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी, तो काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका इंदु थी। इसमें आप जो ये बहुत फेमस है करमवीर, ये बताएंगे ये कहाँ से प्रकाशित होती थी। हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भागी में कौन सा अलंकार है। अलंकार से आपको मिल गया है देखने को, अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। किस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या नियत रहती है और कौन लघु होगा और कौन गुरु होगा यह निश्चित रहता है, तो ये वार्णिक छंदों में होता है। देखिए छंद से अलंकार से भी आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, कोई टॉपिक मतलब ऐसा नहीं है जो अछूता रह रहा हो। आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखित जीवनी है, तो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसमें जितनी भी फेमस रचनाएं हैं जो बहुत मतलब प्रसिद्ध रही हैं वही ज़्यादा पूछी जा रही हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक कृति में कितने अध्याय हैं? इसमें 5 अध्याय। देखिए बहुत ही डीप पूछ लिया गया है। रचनाकार इन्होंने खुद ही बता दिए हैं और उसके अध्याय पूछ लिए गए हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। तीनों के आप नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। रसापकर्षक दोष अर्थात रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। रस के संबंध में है वाक्य किसके द्वारा कथित है? तो आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। आपके 7 डिसिप्लिन पूरे हो गए हैं। अब हम चलते हैं 8 डिसिप्लिन की ओर। जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप में कौन सा अलंकार है? अलंकार से एक और प्रश्न है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। ये देखिए बहुत ही फेमस उदाहरण है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोहो भरे बोहिनी दहे भोहिनी देन कहे नटी जाए में कौन सी रस की अभिभूति हुई है? इसमें आपका श्रृंगार रस है। रति हास शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? इनको अनुभाव कहते हैं। देखिए रस को भी आप अच्छे से डीपली पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ उदाहरण ही आप करें। निम्न वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो रौनक गधा है। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति। एक शब्द शक्ति से पहले इसके टाइप पूछ लिए गए थे, अभी इनके नाम पूछ लिए गए हैं। तो शब्द शक्ति से भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिल गए हैं। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इस रुकने के स्थान को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। छंद से भी आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। छंद ये तो हो गया है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, ये सभी ने पढ़ रखा होगा। हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कब से कब तक के समय को कह सकते हैं? तो हिंदी पत्रकारिता का जो पहला चरण था उसको 1826 ईस्वी से 1873 ईस्वी तक को कह सकते हैं। किसी प्रयोग, जांच या पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किस लेखन विधा का उपयोग किया जाता है? तो रिपोर्ट लेखन है। देखिए ये लेखन विधा से है। इसके लिए आप ना जो एनसीईआरटी में 12th स्टैंडर्ड में बुक लगी होती है उसको आप पढ़ सकते हैं। उससे आपके यहाँ काफ़ी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में दृश्य और श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो ये दूरदर्शन है। 1909 में जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? ये इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया। प्रकाशन वर्ष भी आप ध्यान रखेंगे फेमस पत्रिकाओं के। साक्षात्कार के सामान्य नियमों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की जाति, धर्म अथवा व्यक्तिगत अभिरुचियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये गलत है क्योंकि जाति धर्म से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। हिंदी में अनेक तेजस्वी पत्र जैसे भारत मित्र, सार सुधा निधि, उचित वक्ता इत्यादि भारत में कहाँ से प्रकाशित हुए? ये कलकत्ता से प्रकाशित हुए। इनमें से किस समाचार पत्र के संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त नहीं थे? तो इसमें संजीवनी के नहीं थे, बाकी अखबार चुनार, भारत मित्र और हिंदी बंगवासी के वो संपादक रह चुके हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ और किस लेखक ने पत्र व पत्रकार नामक पुस्तक लिखी? तो ये कमलापति त्रिपाठी ने लिखी है। भारत में पहला छापखाना सन 1556 में कहाँ खुला? तो ये गोवा में खुला। ये प्रश्न आपके सभी उसी से रिलेटेड हैं जिसमें आपके पत्र, रिपोर्ट लेखन ये सब आपका आ जाता है। अभिव्यक्ति और माध्यम आप पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड की, तो उसमें आपको ये सब लगभग मिल जाएंगे। राजनीतिक पत्रिका आज 1921 के संपादक कौन थे? तो ये स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराडकर इसके संपादक रहे हैं। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। इसके किसके द्वारा लिखित वाक्य है ये? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। पहले स्त्री मासिक पत्र का नाम क्या था? तो बाला बोधनी है, जो कि आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? अभिधा की। देखिए तीसरा प्रश्न लगभग आपको देखने को मिला है शब्द शक्ति से। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। ये रस छंद अलंकार से हैं।
ये आपके 8 डिसिप्लिन पूरे हो गए हैं, 2 डिसिप्लिन और बचे हैं अभी। काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? अधिक पदत्व का दोष उत्पन्न होता है। दिए गए विकल्पों में से सही कालक्रम का चुनाव करें। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरस। अब आप देखेंगे ये जो आपके पाश्चात्य लेखक हैं इनका भी आपको देखने को मिलेगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है इसका स्थायी भाव। रस से भी आपके लगभग 4-5 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। रति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन है? तो ये वामन है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान सौंदर्य को बाहर की वस्तु न मानकर मन के भीतर की वस्तु मानता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनमें से कौन सा भारतीय काव्य शास्त्र का संप्रदाय नहीं है? तो भाव नहीं है। ये जो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों से ही कुछ कुछ प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किसके भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से जोड़ा जाता रहा है? तो कुंतक के जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत है उससे जोड़ा जाता रहा है। नई समीक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो इलियट नई समीक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो प्राकृत का संस्कृत से सीधा संबंध है। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अनंत देवी प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के पात्र है। देखिए पात्र से कुछ प्रश्न पूछ लिया गया है। उसके बाद जो प्रश्न हैं आपके, ये 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके पैसेज से। ये पैसेज आप देख सकते हैं, आप चाहें तो मैं इसको पढ़ भी देती हूँ एक बार। भारतीय समाज में कन्याओं को सुशिक्षित बनाने के प्रति सदा से उदासीनता और शंका का वातावरण रहा है। आम लोगों की धारणा रही है कि कन्याओं को शिक्षित बनाने का कोई लाभ नहीं है, उन्हें तो अंततः चूल्हे चौके में खप जाना है। पर्दा प्रथा और दहेज भी कन्या शिक्षा में बाधक रहे हैं। आज परिस्थितियां बदलने और सरकार के कन्या शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व को गंभीरता से लेने से परिदृश्य बदला है। कन्या शिक्षा को निःशुल्क किए जाने से गरीब कन्याओं को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। लड़के और लड़कियों के शिक्षा अनुपात में संतुलन आ रहा है। निःशुल्क शिक्षा ने लोगों को कन्याओं को शिक्षा दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया है। फिर भी कुल मिलाकर परिणाम उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में कन्या शिक्षा में अनेक प्रोत्साहनदायक कदम उठाए गए। छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दिया जाना, उच्च शिक्षा को भी निःशुल्क बनाना आदि ऐसी ही योजनाएं हैं। केवल निःशुल्क शिक्षा ग्रामीण जनता को प्रेरित करने के लिए नहीं है, उनकी कन्याओं के प्रति मनोवृत्ति को भी बदलना होगा। लड़के और लड़की के भेदभाव को मिटाया जाए तथा दहेज प्रथा पर भी कठोर नियंत्रण किया जाए, तभी कन्याएं निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ उठा पाएंगी। अब इस जो आपका ये पैसेज है इसी से रिलेटेड आपके कुछ प्रश्न हैं, उन्हें देख लेते हैं। अनुच्छेद के अनुसार लड़कियों को शिक्षित करना क्यों लाभदायक नहीं है? अंत में उन्हें कोई बाहर का काम ना करके सिर्फ घर का काम ही करना है, इसलिए है। अगला प्रश्न है, किस कारण लोग अपनी बिटिया को शिक्षा दिलाने के लिए तैयार हुए हैं? निःशुल्क शिक्षा के कारण। कब लड़कियां निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ उठा सकती हैं? जब लिंग भेद को खत्म किया जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा उदासीन का समानार्थी शब्द नहीं है? तो आसक्त नहीं है। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक होगा निःशुल्क कन्या शिक्षा के परिणाम। ये आप अपने तरफ से देख सकते हैं। वैसे यही ज़्यादा है क्योंकि जो पैसेज है आपका उससे ही ज़्यादा मैच करता है। का एक काव्यांश है, पहले वो गद्यांश था, अब ये पदांश है आपका। इससे भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 10 प्रश्न आपके पैसेजेस के हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी हिंदी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद आपके सीडीपी के प्रश्न शुरू होंगे। तो चलिए देख लेते हैं उनको भी फटाफट से। पद्यांश की बात करें, यह जीवन क्या है, निर्झर है मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता, धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है,
तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। रुक जाना है मर जाना है, निर्झर यह झरकर कहता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। उसके बाद इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर पद्यांश था। काव्यांश में निर्झर व जीवन में क्या समानता बताई गई? दोनों में मतवालापन है, ये समानता है। काव्यांश के अनुसार निर्झर हमें क्या संदेश देता है? सदैव आगे बढ़ने का संदेश देता है। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। तो इसका है भविष्य को, वर्तमान को देखो, भविष्य की मत सोचो। दिए गए विकल्पों में से कौन सा समतल का विलोम शब्द है? तो ये ढालू इसका समतल का विलोम शब्द है। उसमें इससे पहले वाले में समानार्थी पूछा था, इसमें विलोम पूछा है। दोनों पैसेज में एक एक प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं, तो अपनी वोकैब को भी तैयार रखें। काव्यांश का उचित शीर्षक कहें तो चलते रहना ही जीवन है, ये इसका उचित शीर्षक होगा। आपके प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब ये टीचिंग मैथोलॉजी आ गई है आपकी, तो यहाँ हम CDP के प्रश्न एक बार उनको भी देख लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसने 1954 में शिक्षण मशीन को लोकप्रिय बनाया? तो वह फ्रेडरिक स्किनर ने बनाया। कौन सी विधि व्यवहारिकतावाद के दर्शन और करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये प्रयोजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं जिसको। किसने पाड़ शब्द गढ़ा? पाड़ शब्द जो है जेरोम ब्रूनर ने गढ़ा, जिसको आप स्कैलफोल्डिंग भी कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। भाषा का कौन सा कार्य दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्त करता है? तो ये मूल्यांकन कार्य है। कौन सी भाषा इंस्टिंक्ट लैंग्वेज कहलाती है? तो जो आपकी मातृभाषा है इंस्टिंक्ट लैंग्वेज कहलाती है। प्रथम भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में 4 कौशल रिक्त स्थान के क्रम में प्राप्त किए जाते हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आएंगे आपके। किस उपागम ने सशक्तिकरण या महिलाओं के अभिकर्तव्य को बढ़ाने और उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण करने की शक्ति देने पर ध्यान केंद्रित किया है? तो इसमें आपका आएगा विकास उपागम में लिंग, GAD। जेंडर इन डेवलपमेंटल अप्रोच। उसके बाद बात करें, आमतौर पर स्त्रीत्व और पुरुषत्व की धारणाओं पर केंद्रित है, यद्यपि इसके अपवाद और विविधताएं हैं। तो लैंगिक भूमिका जो है ये इसका आंसर होगा। आप प्रश्नों की प्रकृति देखते चले, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं कर सकता? तो ये 228A के अकॉर्डिंग है। किस प्रकार का पोर्टफोलियो प्रकृति में अधिक सारांशित है? तो ये उत्पाद पोर्टफोलियो ज़्यादा सारांशित है। किस प्रकार के आकलन को अक्सर प्रमाणिक, व्यापक या प्रदर्शन आकलन कहा जाता है? और आमतौर पर शिक्षक द्वारा सामग्री के बारे में छात्र की समझ को मापने के लिए तैयार किया जाता है। तो उसमें वैकल्पिक आकलन आएगा, अल्टरनेटिव असेसमेंट। रिक्त स्थान नैदानिक परीक्षा का केंद्रीय कार्य है, जिसमें केवल परीक्षा अंक के बजाय जो सीखा जा रहा है उसकी विस्तृत सामग्री पर ध्यान केंद्रित शामिल है। तो यह है आपका पुनर्भरण। जो छात्र बोली जाने वाली या सांकेतिक भाषा का उपयोग करके संवाद करने में असमर्थ हैं, उनके पास संवर्धित और वैकल्पिक संचार सहायता और सेवाओं तक पहुंच है। तो ये आपका सही आंसर रहेगा इसमें। शिक्षण सहायकों को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें छाया शिक्षक आएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके लगभग 5 ही प्रश्न बचे हैं, इनको जल्दी से देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के किस मॉडल में छात्र को गैर विकलांग साथियों के साथ उचित विचार विमर्श प्रदान करने के लिए नियमित शिक्षा कक्ष निर्देश के दौरान शामिल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सामाजिक मुख्यधारा मॉडल के अनुसार। किस प्रकार के थीमेटिक अब्जर्प्शन टेस्ट के अंतर्गत विषयगत संप्रत्यक्ष परीक्षा आती है? तो आपका ये होगा कंस्ट्रक्शन टाइप।
विचार और शब्दों के बीच का संबंध अर्थ या डैश का स्रोत है तो सिमेंटिक का स्रोत है। बस 3 ही प्रश्न बचे हैं, 2 ही प्रश्न बचे हैं, देख लेते हैं इनको। उस सूची का नाम बताइए जो व्यक्तित्व के सामान्य लक्षणों को मापती है और व्यक्तियों का वर्णन उस तरह करती है जैसे दूसरे उन्हें देखते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री, CPI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार के नाटक स्पष्ट शुरुआत मध्य और अंत के साथ तैयार किए जाते हैं? स्पष्ट शुरुआत मध्य और अंत के साथ तैयार किए जाते हैं, ये होते हैं आपके लीनियर ड्रामा। तो ये थे आपके 200 प्रश्न हिंदी के, जो आपके इसमें 200 प्रश्न हिंदी के हैं जिसमें 20 प्रश्न आपके सामान्य हिंदी के और 180 इस आपके 200 प्रश्न में से होते हैं, बाकी के 20 रहते हैं आपके CDP के। ये हो गए टोटल आपके 220 प्रश्न। ये 220 प्रश्न हम देख चुके हैं, तो इनको आप बहुत ही ध्यान से करें, ये आपके सिलेक्शन को बहुत ही पक्का कर देंगे, क्योंकि इसमें ग्रामर और जो पार्ट है आपके इनको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा। इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर में और सेक्शन है आप उसमें रीजनिंग को, मैथ को और GK GS और इंग्लिश को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको उसमें से कोई सब्जेक्ट वीक भी है तो आप उस वीक पर बहुत ज़्यादा समय ना देकर जो आपका अच्छा उसको आप बहुत अच्छा करके अपना निकाल सकते हैं पेपर, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्शन में पास होने वाली बाउंडेशन नहीं है। ओवरऑल मिलाकर आपको मेरिट को बीट करना है। जैसे अगर किसी की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं तो वो टेंशन बिल्कुल ना ले कि इंग्लिश में आप जितना कर पाते हैं 10-15 क्वेश्चन वो भी इनफ है। बाकी आप बाकी सब्जेक्ट में इतना करिए कि रीजनिंग में आपके लगभग 15+ आपके क्वेश्चन सही हो जाए, मैथ में आपके हो जाए, GK GS में हो जाए, तो ये आप कोशिश रखिए। बाकी अगर आप हिंदी वाला ये अच्छे से बीट कर लेते हैं, अगर इसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर उसमें आपके थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई इशू नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।